हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 12 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां आज हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने 2 हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनकी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में आने की। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें एंड बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं आज आइसोमेरिज्म। देखिए, आइसोमेरिज्म क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स पोसेसिंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइसोमेरिज्म। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है कि एक दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। या प्रॉपर्टीज़ में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात कर सकते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात कर सके। देखिए, सबसे पहले आते हैं आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आता है चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला पार्ट चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट जो चेन्स होगी, जो कार्बन चेन्स होगी, जो कार्बन स्केलेटन होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ इसे हम चेन आइसोमेरिज्म टर्म देंगे। जैसे एग्जांपल है पेंटेन। पेंटेन यहाँ पे ये सबसे पहला हो एन पेंटेन, दूसरा है उसी का आइसोमर आइसोपेंटेन, तीसरा है नियोपेंटेन। ये आइसोमर्स होते हैं एन पेंटेन के। वहीं हम बात कर लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो देखिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म, देखिए इसमें क्या होता है कि जो पोजीशन होगी सब्स्टिट्यूएंट की वो सेम, वो अलग होगी। बाकी जो भी सब्स्टिट्यूएंट एंगल है, वो जो सब्स्टिट्यूएंट एटम है वो डिफरेंट हो गए, या जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी बट यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। जैसे यहाँ पे C3H8O की बात कर लिए, यानी प्रोपेनॉल की बात कर लिए। पहले जो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप की पहले में पोजीशन 1 फर्स्ट कार्बन है। देन सेकेंड वाले आइसोमर में जो प्रोपेन 2 ओल है उसमें हाइड्रोक्सी की से जो पोजीशन है वो हर सेकंड है। अब यहाँ बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। देखिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में यहाँ पे जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम होगा बट यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो फंक्शनल ग्रुप्स में होगा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स अलग होंगे। यहाँ पे जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O, यहाँ पे एक एल्डिहाइड को भी बताता है, यही चीज़ रिप्रेजेंट करेगा कीटोन को भी। अब ये कैसे? देखिए, यहाँ पे प्रोपेनोन है। प्रोपेनोन में यहाँ पे कीटो ग्रुप है, वही प्रोपेनल में यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब यहाँ पे हम देखिए आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। तो आइसोमेरिज्म दो तरह के, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड देन मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को हम अभी पढ़ते हैं आगे। देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इन दोनों को भी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे मेटामेरिज्म की बात कर ली। तो यहाँ पे मेटामेरिज्म में क्या होगा कि जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसके फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड्स पे, दोनों या लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों पे जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो अल्काइल ग्रुप्स का आएगा। जैसे एग्जांपल है C4H10O। तो इसमें पहला है मिथॉक्सी प्रोपेन, यानी जो ऑक्सीजन है उसके आइदर साइड लेफ्ट और राइट पे जो ग्रुप्स है, जैसे लेफ्ट पे आएगा मिथाइल और राइट पे आएगा प्रोपाइल ग्रुप। वहीं उसी का दूसरा जो आइसोमर है इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन में ऑक्सीजन पे आइदर साइड पे इथाइल ग्रुप बनेगी। ये होता है मेटामेरिज्म। अब बात आ जाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, कंस्टिट्यूशन सेम होगा, सीक्वेंस ऑफ कोलन बॉन्ड भी सेम होगा बट यहाँ पे जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम होते हैं या ग्रुप होते हैं स्पेस में, यानी उनकी जो रिलेटिव पोजीशन होगी वो डिफरेंस होगी। और जहाँ रिलेटिव पोजीशन का डिफरेंस आता है तो उसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसमें पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम अलग से टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे बट यहाँ पे अब आ जाती है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। जो रिएक्शंस होते हैं उनमें मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा तो उस पर एक अटैकिंग रिएजेंट काम करेगा। अटैचिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो वन और उससे ज़्यादा, या तो एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट बनेंगे और इंटरमीडिएट के बाद वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। देखिए, प्रोडक्ट्स के साथ जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट बने, बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सबस्ट्रेट क्या होता है। तो सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट होगा जो कार्बन सप्लाई करेगा, जो कार्बन की सप्लाई देगा न्यू बॉन्ड बनाने में जो कार्बन की सप्लाई देता है वो सबस्ट्रेट होता है। एंड
उसके बाद जो दूसरा होगा वो रिएजेंट होगा। सो अब यहाँ पे बात करती है कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म द सीक्वेंस अकाउंट ऑफ ए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप का एक सीक्वेंशियल अकाउंट जिसमें उसकी कुछ डिटेल्स को डिस्क्राइब करते हैं, लाइक उसका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, उसके एनर्जेटिक्स, या ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन में कितना एनर्जी का डिफरेंस आया वो, एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, यानी किस रेट पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। ये जो रिएक्टेंट इस सब ये जो जितना भी सिक्वेंशियल यहाँ पे स्टेप्स हुए इसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे देखिए अब यहाँ आ जाता है कि फिशन कितना होता है। देखिए जो फिशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, देखिए यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म हम कोवेलेंट बॉन्ड में ही पढ़ेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में जो फिशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है हिट्रोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा होमोलाइटिक क्लीवेज। तो हिट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब यहाँ पे कभी शेयरिंग अनइक्वल होगी, यानी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक स्पीसीज के पास, यानी दो स्पीसीज में कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो जिसमें से जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है उनमें उसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उसके कारण क्या होता है कि जो क्लीवेज हो गया वो हिट्रोलाइटिक हो गया, यानी अनइक्वल हो गया। अब यहाँ पे जिससे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में देखिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिससे इलेक्ट्रॉन लेके गया, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन लिया जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गया वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे देखिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया ना, जो भी स्पीसीज जो भी कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव स्पीसीज होती है, जिससे भी इलेक्ट्रॉन गया उसे हम कार्बोकेटायन कहेंगे। अब आगे बात करें, जो कार्बोकेटायन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक प्राइमरी कार्बोकेटायन जिससे सिर्फ एक ही किसी एक सिंगल कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो दो कार्बन से जुड़ा हो। वहीं टर्चरी कार्बोकेटायन जो तीन कार्बोकेटायन जो एल्काइल ग्रुप से उनसे जुड़ा है। तो इसके हिसाब से हम प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी और टर्चरी में डिफरेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटायंस होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल होगा और दूसरा हाईली रिएक्टिव होगा, यानी या तो उसकी स्टेबिलिटी और जो भी यहाँ स्टेबल भी नहीं होगा और रिएक्टिव भी बहुत होगा। अब जो कार्बोकेटायन होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है और इसको स्टेबलाइज किया जाता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो देखिए जो भी कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर रहते हैं वो ये होता है कि पहले जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन से लेस स्टेबल होगा और सेकेंडरी कार्बोकेटायन टर्चरी कार्बोकेटायन से लेस स्टेबल होगा, यानी जो टर्चरी कार्बोकेटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ बात आती है, देखिए जो भी जैसे मान लीजिए कार्बोकेटायन उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो जो भी 1s ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन का उसके साथ ओवरलैप करेगा और वहाँ से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा। अब यहाँ पे जो देखिए अब यहाँ तो क्या हुआ, जैसे कार्बोकेटायन में क्या हुआ कि जो चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज वो कार्बोकेटायन पर है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हिट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ जहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव यानी जो कार्बन है उसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसमें क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कार्बोकेटायन यहाँ पे जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है और इसे हम एनायन कहते हैं और इसका जो शेप होता है वो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। ये भी एनायन भी कार्बोकेटायन की तरह अनस्टेबल होता है और रिएक्टिव होता है। अब देखिए जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जिनमें जो रिएक्शन होता है वो हिट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू होता है, तो वो जो रिएक्शन होता है उन्हें हम आयनिक रिएक्शन या हाइड्रोपोलर रिएक्शंस कहते हैं। वहीं जो यहाँ पे बात कर लेते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो भी शेयर्ड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का वो हर जितने भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो भी बॉन्डेड एटम है उनमें इक्वल शेयर होगा, यानी यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी इक्वल शेयरिंग होगी। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज बनती है। अब जैसे यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज में यहाँ पे कार्बन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। मान लीजिए कभी दोनों पर जैसे एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी दो इलेक्ट्रॉन है। अब दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दोनों पर एक इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब यहाँ पे जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन आए, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज को हम फ्री रेडिकल कहेंगे। जैसे यहाँ पे
जो फ्री रेडिकल्स है वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। देन यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लीजिए। देखिए मिथाइल रेडिकल फ्री रेडिकल वो कम स्टेबल होता है, इथाइल फ्री रेडिकल्स वो वापस कम मतलब कम स्टेबल होता है आइसोप्रोपाइल से, और सबसे ज़्यादा टर्चरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जो भी रिएक्शन जिनमें होमोलाइटिक फिजन होता है उन्हें होमोपोलर या नॉन पोलर रिएक्शंस कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं सबस्ट्रेट और रिएजेंट की। तो देखिए सबस्ट्रेट क्या होता है, ए मोलिक्यूल हुज कार्बन इज इन्वॉल्व इन न्यू बॉर्न फॉर्मेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, यानी जिस मोलिक्यूल का कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है उसे सबस्ट्रेट कहे जाता है। वहीं जो अदर वन है उसको रिएजेंट कहा जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो रिएजेंट और सबस्ट्रेट है दोनों ही कार्बन प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसमें जो भी जिस भी मॉलिक्यूल पे हम फोकस करते हैं उसको हम एज ए सबस्ट्रेट मान लेते हैं और अदर को हम रिएजेंट मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में सबस्ट्रेट इथीन को दे दिया, इथीन एक सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे रिएजेंट हम ब्रोमीन को रखते हैं और प्रोडक्ट बनता है CH2Br। वैसे ही अब हम न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स की बात कर लिए। देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ए रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइड, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी रिएक्टिव साइड पे इलेक्ट्रॉन पेयर लाने वाले को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस सीकिंग होते हैं, यानी ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। एंड देन जो रिएक्शन होता है और जो रिएजेंट होता है, जो भी रिएक्शन होता है उसको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। वहीं कभी कोई रिएजेंट इलेक्ट्रॉन को ले जाता है रिएक्टिव साइड से तो उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। एंड जो रिएक्शन होते हैं हम उसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। अब जो भी देखिए एक पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर पे अटैक करेगा। ये बात जनरली हर पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन की यही कहानी है। आगे बढ़ते कि न्यूक्लियोफाइल होते क्या। देखिए न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज आयन या फिर लोन पेयर कंटेनिंग चार्ज आयन्स, जो भी लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्सिल आयन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, साइनाइड आयन, कार्बन एनायन है R3SN। अब यही न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो H2O, वाटर R3N, R2N, ये सेकेंडरी अमीन टर्शियरी अमीन की बात कर ली गई, तो इनमें लोन पेयर है। वहीं इलेक्ट्रोफाइल्स की बात कर ली जाए तो इनमें कार्बोकैटायंस प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोनिल ग्रुप, एल्काइल हैलाइड, जहाँ पे मतलब R3CX है हेलोजन एटम। अब बात आ जाती है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ से बताइए कि कैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट बने और यहाँ पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कैसे हुआ। तो ये सब चीज़ें तो आप देख लीजिएगा, इनमें कोई एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है, सिंपल है, पर क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है ऐसे। वही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी को जस्टिफाई किया जाए। देखिए जो भी नेगेटिव आयन कंटेनिंग है वो सब न्यूक्लियोफाइल है, जो भी न्यूट्रल है जिन पे लोन पेयर है वो भी न्यूट्रल यहाँ पे वो हो जाएंगे, वो भी लोन मतलब न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। और जिन पे पॉजिटिव चार्ज होंगे और जिन पे एम्प्टी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एम्प्टी सब्सटेंस हो गए वो इलेक्ट्रोफाइल्स में आ जाएंगे। अब ये सब एक बेसिक कंसेप्ट होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात कर ली। देखिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की बात कर लिए, इलेक्ट्रॉन जो भी एक रिएक्शन में, तो वहाँ पे देखिए ये 1 2 3 ये 3 स्टेप है। देखिए यहाँ पे शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक किसी रिएक्शन में जनरली 3 तरह से शिफ्ट होता है। पहला कि पाई बॉन्ड से एडजेसेंट बगल में, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, तो पाई बॉन्ड से एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे यानी बगल वाली बॉन्ड पोजीशन पे, या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा पाई बॉन्ड से एडजेसेंट एटम पे बगल वाले एटम पे। यहीं तीसरी तरह से होता है कि एक एटम से एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे यानी बगल वाली बॉन्ड पोजीशन पे। ये 3 तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करिए। कोवलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स देखिए, द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में टेक आइदर प्लेस ड्यू टू आइदर इन द ग्राउंड स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम और इन ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और इन द प्रेजेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट। देखिए जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक मतलब ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है। और ग्राउंड स्टेट में किसके बेसिस पे होता है, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ या तो किसी एटम के या किसी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के इन्फ्लुएंस में, और या फिर किसी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है ग्राउंड स्टेट में। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर हम बात कर लेते हैं
यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजक्शन इफेक्ट, ये जो रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं ये परमानेंट होते हैं। वहीं हम टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो कि एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर ले। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज़्यादा होती है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। एंड वो जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2Cl एक एग्जांपल लिया, तो इसमें जो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और वो इस तरह से पोलराइज्ड है कि जो फर्स्ट कार्बन है यानी जो कार्बन क्लोरीन से जुड़ा पहला कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, डायग्राम में देखिए कि शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने एरो से डिनोट कर दिया। अब जो एडजेसेंट कार्बन होता है, जैसे जो पहला कार्बन है उसके बगल वाला जो सेकंड कार्बन है उस पर भी कुछ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट वो इतना छोटा होता है कि उसका जो इन्फ्लुएंस हम उसको नहीं मानते, उसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। होता है बट कुछ तो होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन इंड्यूस पोलरिटी है एडजेसेंट बॉन्ड्स पे, यानी एडजेसेंट यानी बगल वाले बॉन्ड्स पे वो होती है। एंड द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज रिफर टू एज इंडक्टिव इफेक्ट, यानी जो पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं, जो कार्बन या किसी भी एटम के पास जो भी सिग्मा बॉन्ड की तरफ से जो एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड का जो पोलराइजेशन हुआ उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जो भी हमारे यहाँ पे जैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इंडक्शन हुआ, चार्ज का इंडक्शन हुआ ड्यू टू पोलैरिटी, ड्यू टू डिफरेंस इन पोलैरिटी। इसके कारण इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और ये रैपिडली डिक्रीज करता जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन मतलब एडजेसेंट बॉन्ड्स बढ़ाते जाएंगे। जैसे सेकंड नंबर वाला जो हमने बात की, सेकंड नंबर वाले कार्बन एटम्स पे हमने वैसे भी हमने बहुत कम ही इफेक्ट किया कि उसको एटलीस्ट गिना भी नहीं हमने। अब यहाँ पे बात कर लीजिए, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जैसे नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सी, ईस्टर, अराइलोक्सी, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं लाइक मिथाइल, इथाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोर पोलर कौन होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे वो ज़्यादा पोलर होगा बॉन्ड। अब यहाँ पे एटलीस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें, ये एग्जांपल्स आपको देखना पड़ेंगे, देखिए इनको देख लीजिएगा। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात कर लें, देयर आर मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुज बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ए सिंगल लिविज स्ट्रक्चर, यानी एक लिविज स्ट्रक्चर के थ्रू हम पूरी प्रॉपर्टीज किसी मॉलिक्यूल्स की नहीं एक्सप्लेन कर सकते। कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं लाइक बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है कि यहाँ पे लगभग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से हम पूरी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे इसमें क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस होता है लगभग 139 डिग्री 139 पिकोमीटर होता है, जो कि इंटरमीडिएट होता है बिटवीन सिंगल बॉन्ड लेंथ एंड डबल बॉन्ड लेंथ, इन दोनों के इंटरमीडिएट होता है। यानी जो यहाँ पे क्या होता है कि जो बेंजीन है वो उसका मतलब जो भी है जो नेचर होता है वो मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, मतलब पार्शियल सिंगल बॉन्ड एंड पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। अब इसके कारण क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इसमें अदर मतलब जैसे यहाँ पे दो लिए, जैसे यहाँ पे बेंजीन के दो लिए, तो इसके कारण ये जो दो स्ट्रक्चर है 1 और 2 इनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो एक्चुअली हाइपोथेटिकल होते हैं और उनका इंडिविजुअली किसी भी रियल मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं होता, बस उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल है CH3NO2। CH3NO2 में क्या होता है कि जो एनो बॉन्ड रहते हैं, दोनों एनो जो 2 एनो बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो लगभग इंटरमीडिएट होती है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लेंथ के बीच की। इसके कारण वहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड 2 कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं 1 और 2, इन दोनों से हम उनकी प्रॉपर्टीज प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब एनर्जेटिकली जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो भी एनर्जी होती है वो मतलब जितना भी जो भी एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर से लेस होती है। और जो ये डिफरेंस बिटवीन एनर्जी का डिफरेंस होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, उसको हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अब बात आ जाती है, देखिए जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है उनमें जो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई है वो भी सेम होती है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है, अमंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर वन विच हैव मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी यहाँ पे जितना ज़्यादा कोवेलेंट नंबर ऑफ बॉन्ड जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, यानी अपोजिट चार्ज में कम सेपरेशन एंड मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल, यानी जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे और अपोजिट चार्जेस में सेपरेशन कम होगा और जो भी चार्ज का डिस्पर्सन है वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इनको मैंने ये सब बस स्ट्रक्चर्स को समझाने का है कि यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर को समझाया जाए। अब बात आ जाती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पहला आता है
जो भी रेजोनेंस इफेक्ट की बात आ जाती है तो रेजोनेंस इफेक्ट में पहला है प्लस आर इफेक्ट। तो इसमें प्लस आर इफेक्ट या प्लस पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो एटम ना मतलब अवे फ्रॉम द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कंजुगेटेड सिस्टम। यानी इसमें क्या होता है पॉजिटिव आयन ग्रुप में, यहाँ पे पॉजिटिव आर ग्रुप में क्या होता है कि जो भी स्पीसीज जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे बेंजीन से सब्स्टिट्यूएंट अमीन लगा तो अमीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होता है वो एटम टू कंजुगेटेड सिस्टम होता है। वहीं जब माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट की बात करिए तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है वो कंजुगेटेड सिस्टम टू सब्स्टिट्यूएंट या जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है कंजुगेटेड सिस्टम से उसके तरफ होगी। अब यहीं कुछ प्लस आर इफेक्ट होते हैं, जैसे प्लस आर जो भी इफेक्ट वाले मॉलिक्यूल्स जैसे OH है, OR है, COOR, NH2। वही माइनस आर में COOH, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, नाइट्रो, ये ग्रुप्स आते हैं। अब कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, देखिए एक ओपन चेन या साइक्लिक सिस्टम में प्रेजेंस ऑफ सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, सिंगल और डबल बॉन्ड, ऐसे सिस्टम को हम कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं और इसके कारण यहाँ पे सिस्टम में पोलैरिटी डेवलप होती है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात कर लें तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड, देखिए किसी भी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पे ये इफेक्ट प्रेजेंट होता है अटैकिंग रिएजेंट में। इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ये इफेक्ट शो होता है। इसमें क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर होता है ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यानी यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक जो भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा उसमें क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है मल्टीपल बॉन्ड का वो ट्रांसफर होगा एटम, उस एटम को जिस पे रिएजेंट अटैच होगा, यानी रिएजेंट जिस एटम से अटैच होगा वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा पाई इलेक्ट्रॉन का। वहीं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम को अटैक हो, मतलब उस एटम से अटैच होगा जहाँ पे रिएजेंट अटैक करेगा ही नहीं, जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच नहीं होगा। यानी जैसे साइनाइड है, साइनाइड अटैक करा कार्बन पे, ये मतलब पहले वाले कार्बन पे, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो अदर वाले सेकंड वाले कार्बन पे चला गया। अब मान लीजिए इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों में माना जाए कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो डोमिनेट कर लेगा। अब यहाँ पे हम हाइपर कंजुगेशन की बात कर ले। देखिए हाइपर कंजुगेशन इज जनरली ए स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन या स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि it involves delocalization of sigma electrons of carbon hydrogen bond of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मान लीजिए एक इथाइल केटाइन है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ये जो डायग्राम दे रखा है 12.4a, ये इथाइल केटाइन का है। तो इसमें क्या होता है कि जो सब्सट्यूएंट है वो एक मिथाइल ग्रुप है जो कि एक कार्बोकेटाइन जो भी मतलब जुड़ा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जो भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। अब मान लीजिए जिस कार्बन पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है वहाँ पे तो कोई ना कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, जब भी तो वो पॉजिटिव चार्ज आया उस पर। अब उस जो पॉजिटिव p ऑर्बिटल होता है, मान लीजिए p ऑर्बिटल है कार्बन का, पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव कार्बन का होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसका तो एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब उस एम्प्टी ऑर्बिटल के पैरेलल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप लगा, उस मिथाइल ग्रुप का कोई एक कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप उसके पैरेलल में आ गया। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं उस एम्प्टी ऑर्बिटल में। इसी को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है कि एक अनसैचुरेटेड सिस्टम में कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उससे क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है उसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है एम्प्टी p ऑर्बिटल में, और इसी फिनोमिना को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। अब जो हाइपर कंजुगेशन होता है इसमें क्या होता है कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वो बढ़ जाती है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हमारे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन से जुड़ेंगे, यानी जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हमारे जो भी कार्बोकेटाइन से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा वो कार्बोकेटाइन, वो उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की। जैसे 3 डिग्री में 3 एल्काइल ग्रुप है, इसके कारण वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। अब जो हाइपर कंजुगेशन है वो एल्कीन्स और एल्काइल एरीन्स दोनों में ही पॉसिबल है। वहीं अब हम बात करते हैं जो हाइपर कंजुगेशन है
उसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, उसके बाद भी यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टर्चरी कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल होता है प्राइमर से, क्यों, काहे के लिए? इसका कारण है कि जो कार्बोकेटायन होता है इस पर क्या होता है कि जो हाइपर कंजुगेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, जो भी प्राइमरी कार्बोकेटायन की स्थिति है उससे, मतलब प्राइमरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है टर्चरी कार्बोकेटायन में, इसके कारण वो ज़्यादा स्टेबल है। और देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर लीजिए तो जो यहाँ पे जो भी रिएक्शंस होते हैं, पहला है सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन, दूसरा एडिशन रिएक्शन, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन और चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इन सब चीज़ को हम अगले आने वाले फर्दर टॉपिक्स में हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए देखिए ये वीडियो समाप्त होता है, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।